तो कंप्यूटराइज मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम या CMMS, इसमें बेसिकली है क्या कि जो हमारे पास डेटा कलेक्शन का जो प्रोसेस होता है ना, जैसे मेंटेनेंस वाले करते हैं क्या, डेटा कलेक्शन करते हैं या फिर वो पे ऑर्डर बनाते हैं। ये कोई चीज़ आपकी ख़राब होगी, जैसे बेरिंग ख़राब होगी, बेरिंग मंगवाना है तो उसकी बकायदा एक स्लिप बनती है, उसके बकायदा पे ऑर्डर बनता है, वो बनाना होता है। या फिर आपका डेटा जो नोट करना होता है, वो सारे किस सिस्टम में सारे मेंटेनेंस वाले काम कर रहे होते हैं। वो एक सिस्टम में आगे जिसको बोलते हैं कंप्यूटराइज मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, CMMS है। इसके बगैर सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स वगैरह में उसको इंस्टॉल कर लेते हैं और उसी पर सारा डेटा वो इनपुट करते रहते हैं और आपको आसानी होती है। ना सिर्फ आपका डेटा इनपुट होता है, उसके अंदर बगल में आपको बता भी रहा होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक मशीन है पंप, वो पंप लाया गया है। अब उस पंप की फॉर एग्जाम्पल उसकी जो मेंटेनेंस होनी है वो एक 6 महीने बाद होनी है मेंटेनेंस, तो आपको एक रिमाइंडर भी देगा उसके अंदर, CMMS के अंदर। और आपका बाकायदा डेटा भी जो कलेक्ट कर रहे होंगे ना, डेटा बाकायदा कलेक्ट करके उसको लिख रहे होते हैं। और आपको जो आपकी जो मेंटेनेंस होती है ना, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, जिसमें आप प्रिडिक्शन करते हो कि भाई इतने दिनों बाद हमें मेंटेनेंस करनी चाहिए, बाकायदा वो प्रिडिक्शन भी बता रहा होता है आपको ग्राफ के थ्रू कि आपको इतने दिनों बाद या इतने टाइम पर आपको मेंटेनेंस करनी है। इस तरह इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं, वो देखते हैं। बेसिकली कंप्यूटराइज मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, एक मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, सिंपल और कुछ नहीं है। इसमें बेसिकली ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हम लोग इसके अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। बहुत सारे काम जो मेंटेनेंस वाले काम कर रहे होते हैं, उसको काम को ये ऑटोमेट कर देता है, काम उनका आसान कर देता है। CMS का एक काम, CMS डिसीजन नहीं लेता, सिर्फ आपको बता देता है। बाकी डिसीजन आपका जो मेंटेनेंस का हेड है या मेंटेनेंस का जो सुपरवाइजर है वही लेता है, सिर्फ आपको बता रहा होता है कि ये सूरत हाल अभी ये चल रही है। ये डिसीजन मेकिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। अब ये करता क्या क्या, ये आपके लेबर्स का जो टाइम वगैरह है, उनकी जो शिफ्ट वगैरह वो असाइन कर सकता है, ये भी काम कर सकता है। इसी तरह आपका जो किस चीज़ को कहाँ प्लेस करना है, या फिर मैन्युफैक्चर आपको कोई चीज़ नहीं आई है तो उसकी एक नेम प्लेट होती है, वो नेम प्लेट का डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हो आप। कभी भी जब कोई नया पार्ट मंगवाना होता है तो वो इसी सॉफ्टवेयर से हम चेक कर सकते हैं कि ये कौन से लेवल का पार्ट है, इसका नेम प्लेट कौन सी थी। उस लेवल में से फिर हम एक नंबर होता है, वो नंबर देख के हम फिर ऑर्डर कर सकते हैं और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इस तरह वारंटी की इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं। तो जितना भी डेटा ना, आपको जो भी नया मटेरियल मंगवाया जा रहा है, कहाँ से मंगवाया जा रहा है, कहाँ टेस्ट किया गया है, वो सारा डेटा इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं और किसी भी वक्त पे जब हमें चाहिए हो तो निकाल सकते हैं। इसमें एक्सेल टाइप का ये है। इस तरह परचेसिंग अगर कोई चीज़ आपकी, जैसे इसको ना इन्वेंट्री को भी डील कर रहा होता है, इन्वेंट्री को देख रहा होता है। इन्वेंट्री मतलब जब आपके पास एक्स्ट्रा सामान पड़ा होता है मेंटेनेंस के लिए, कोई भी प्रोसेस के लिए, तो वो अगर उसमें से कोई चीज़ हमारी कम होती है, लेवल उसका मिनिमम या मैक्सिमम होता है, तो ये खुद ही ना एक पे ऑर्डर जनरेट कर देता है, परचेस ऑर्डर एक जनरेट करता है ऑटोमेटिकली। होता है कि जब भी मेंटेनेंस वाले कोई नई चीज़ चाहिए होती है ना, जैसे नई बेरिंग चाहिए, तो उसका बकायदा एक परचेज ऑर्डर बनता है, ये ऑटोमेटिकली वो जनरेट कर देता है और जनरेट करके फॉरवर्ड भी कर देता है। इसी तरह वर्किंग मैनेजमेंट है, कितने वर्क काम करना है, नंबर ऑफ डिसीजन, प्रायोरिटी, कौन सी चीज़ पहले करनी। फॉर एग्जाम्पल 3 कंपोनेंट्स है, पंप भी है, हीट एक्सचेंजर भी लगा हुआ है, आपके पास प्रेशर पंप भी लगा हुआ है, तो आपको चेक करना है कौन से फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है। तो ये बकायदा ग्राफ के ज़रिए उसको मेंटेन करके बताएगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, कि सबसे पहले इसको मेंटेन करो, फिर इसको मेंटेन करो, इसको मेंटेन करो। इस तरह जो आपके पास होती है ना प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, या फिर आपके पास जो पहले से प्री डिफाइंड मेंटेनेंस होती है, आपको मेंटेनेंस करनी है, उसका बकायदा शेड्यूलिंग भी इसके अंदर हो जाती है। और ये बकायदा लेबर के जो आवर्स वगैरह होते हैं वो भी काउंट कर रहा होता है, उनकी मटेरियल कॉस्ट, कितना मटेरियल है, उसकी कॉस्ट क्या है। उमन जो पूरा जितना मेंटेनेंस का जो सारा प्रोसेस चल रहा होता है, उसको सारा वर्क को मैनेज कर रहा होता है। टास्क क्या करता है, चेक लिस्ट, इसके अंदर चेक लिस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल आप 5 टास्क थे, उसके अंदर चेक लिस्ट होती है, हम टास्क को टिक करते रहते हैं। एस्टिमेटेड आवर्स होते हैं, कितने आवर्स के बाद हमें किस चीज़ को मेंटेन करना है, किस चीज़ की हमें मेंटेनेंस करनी है। रिसोर्स को असाइनमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 लेबर्स हैं और आपको उनको किस जगह पर असाइन करना है, वो असाइनमेंट इससे आप देख सकते हो। इसी तरीके से सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं और पार्ट्स लिस्ट हैं, को कितने पार्ट आपके पास इन्वेंट्री में हैं, और कितने यहाँ से चले गए हैं, वो भी देख सकते हो। मतलब पूरा ओवरऑल इसके अंदर आप मैकेनिज्म इसके अंदर देख सकते हो। टास्क प्रोसीजर ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर वगैरह ट्रेनिंग कराई जाती है। जब भी इंडस्ट्री में जाते हैं इसकी वगैरह ट्रेनिंग होती है, उसको सैप बोलते हैं। जैसे नीचे ये सैप, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स, ये सैप की बकायदा ट्रेनिंग कराई जाती है और इस प्रकार सिखाया जाता है कि इसे यूज़ कैसे करना होता है। इससे कुछ बेनिफिट्स भी हैं। पेपर वर्क से हम छुटकारा मिल जाता है, पेपर वर्क कम यूज़ हो रहा होता है इसके अंदर। हम जो अगर इसको हम इंस्टॉल कर लें अगर सिस्टम में, तो हमें फेलियर कहाँ हो रही है वो पता चल जाती है। फेलियर होने से पहले हमें इसका अंदाज़ा होता है हम यहाँ पे फेल होता है, क्योंकि ये बेसिकली प्रेडिक्शन कर रहा होता है, ये डेटा कंटिन्यूसली लोड कर रहा होता है। इसके अंदर सारा डेटा
स्टोर होता है, तो उसके हिसाब से ये हमें बाकायदा बता देता है या हमें काउंटर कर देता है कि आपके पास कौन सी चीज़ कब फेल होने वाली है, वो बताया। तो फेलियर से पहले हमें बता देता है कि ये चीज़ फेल होने वाली है। इस तरह प्लान मेंटेनेंस हमारे आसान हो जाती है, हमें प्लानिंग करना आसान होती है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ ख़राब हो रही है, पता है चीज़ 10 दिन बाद इसने बैठ जाना है, तो प्लान मेंटेनेंस हम इसको कर सकते हैं कि भाई इतने दिनों बाद हमें लाजमी इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं। इन्वेंट्री मतलब जहाँ आपका सामान बड़ा होगा, अगर सामान वहाँ से कम होता है तो ये बाकायदा नोट करके बताया था कि इतना सामान कम हो गया, खुद ही पे ऑर्डर जनरेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल 10 पीस पड़े हुए थे, जैसे वो पीस 8 हो जाएंगे ना, तो वो खुद ही पे ऑर्डर जनरेट कर देगा 2 पीस का, तो ये खुद ही पे ऑर्डर जनरेट करता है। इस तरह मेंटेनिंग ऑप्टिमल इक्विपमेंट परफॉर्मेंस, जो इक्विपमेंट उनकी परफॉर्मेंस को भी चेक कर रहा होता है और डाउन टाइम इससे रिड्यूस होता है। तो CMS बेसिकली आपके पास एक हेल्पिंग हैंड होता है मेंटेनेंस वालों के लिए, उनके काम को कम कर देता है और काम को ज़रा एफिशिएंट भी बना लेता है। तो कुछ इसके ये स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं, ऐसे कुछ होता है। ये परचेज ऑर्डर जनरेट किया हुआ है इसने, ये जैसे इसने यहाँ पे परचेज रिक्वायरमेंट है, कितनी चीज़ एक क्वांटिटी परचेज करनी है, यूनिट उसको AU बोला हुआ है और ये इतनी प्राइस है, खुद ही उसने परचेज जनरेट किया हुआ है। जब भी कोई चीज़ कम होगी ना इन्वेंट्री में, तो खुद ही परचेज जनरेट कर देगा। ये दूसरा परचेज ऑर्डर है। इसी तरह सारे उसके स्क्रीनशॉट्स लगे हैं। ये सर्विस ऑर्डर है, अगर आपने कहीं से बाहर से कोई चीज़ आपने सही करवानी, फॉर एग्जाम्पल आपका हीट एक्सचेंजर ख़राब हो गया, आपका हीट एक्सचेंजर ख़राब हो गया, आपने उसकी जो फिन्स वगैरह ना, आपने उसको क्लीनिंग करवानी है, तो आप बाहर से सर्विस हायर करते हो, तो उसका ऑर्डर जनरेट करता है। इस तरीके सर्विस ऑर्डर, आपने बाहर से कोई चीज़ जैसे टैंक की क्लीनिंग करानी है, तो आपने बाहर से कोई काम कराना है दूसरी कंपनी पर, तो उसके लिए आपने एक ऑर्डर जनरेट किया हुआ है। ये प्रोसीजर रिएक्टिव मेंटेनेंस क्या होती है, ये ब्रेक डाउन मेंटेनेंस होती है। आपको मतलब इक्विपमेंट एकदम फेल हो जाए आपका, जब भी कुछ इक्विपमेंट फेल होगा, उसकी जो रिपोर्ट जाती है सुपरवाइज़र के पास, सुपरवाइज़र उसका फिर ऑर्डर बनाता है, सही है, फिर ऑर्डर आगे ट्रांसफ़र होता है मेंटेनेंस वाली टीम को, फिर मेंटेनेंस वाली टीम आती है और फिर हमारा काम चलता है। ये हमारे पास ब्रेक डाउन में काम चलता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उसमें क्या होता है कि हमारे पास हम पूरी बाकायदा स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि किस चीज़ ने कब ख़राब होना है, सही है, और हमें पता चलता है कि हमें क्या क्या काम करने भी है उसके अंदर और कहाँ काम करना है। तो जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है ना, उसमें बाकायदा हम पहले से प्रेडिक्शन कर लेते हैं और उसमें हम शेड्यूलिंग कर लेते हैं कि इस दिन हमें ये वाला काम करना है या इस दिन हमें ये वाला काम करना है। लेकिन अगर जो ये होती है ना हमारे पास रिएक्टिव मेंटेनेंस जो होती है, इसमें ये होता है कि हम जैसे ख़राब होता है तब काम करते हैं और वो इसमें ब्रेक डाउन हमारे पास ज़्यादा आ रहा होता है, जिसकी वजह से लॉसेज होते हैं। तो ये थोड़ी चीज़ है, ये कुछ सॉफ्टवेयर है जो कि अवेलेबल है मार्केट में, और ये सारे पेड होते हैं, ये कंपनीज खुद ही ख़रीदती हैं। हर कंपनी का अलग अलग होता है, वो अलग से ख़रीदती हैं और बाकायदा इसकी ट्रेनिंग कराई जाती है, या हम डाउनलोड या हम इंस्टॉल नहीं कर सकते ये सॉफ्टवेयर। तो ये पहला टॉपिक था CMMS, कंप्यूटराइज मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला हमारे पास है कंडीशन मॉनिटरिंग। अच्छा, इसमें भी थ्योरी टाइप के इसमें लिखा हुआ है कंडीशन मॉनिटरिंग प्रोग्राम में होता है क्या कि हमारे पास सबसे पहले हमें ना इक्विपमेंट का ऑडिट करना होता है। ऑडिट में 2 चीज़ें आती हैं, आपको फंक्शन उसका आइडेंटिफाई करना है कि जो फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल पंचिंग मशीन है, पंचिंग मशीन पंच सही कर रही है कि नहीं कर रही, और जिस पंचिंग मशीन में जो इक्विपमेंट है क्या वाकई में सही है भी क्या नहीं। तो आपने ये 2 चीज़ें ऑडिट में चेक करनी है। प्लांट का सर्वे करना है आपने, साइट में जाके जो भी सुपरवाइजर उस पर डिस्कशन करनी है आपने, और बाकायदा उसकी प्रोसेस डायग्राम आपने देखनी है कि जो प्रोसेस उसका है वो प्रोसेस सही चल भी रहा है कि नहीं। पहले चीज़ ये आती है आपके पास कंडीशन मॉनिटरिंग के अंदर। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप रिलायबिलिटी एंड क्रिटिकली ऑडिट करते हो। पहले आपने ऊपर से ऑडिट किया, अब आपने रिलायबिलिटी चेक करनी कि रिलायबल है भी क्या नहीं, काम तो कर रहा है लेकिन रिलायबल है भी क्या नहीं, तो आप फिर उसका क्रिटिकल ऑडिट करते हो, चेक करते हो। प्रोड्यूस रिलायबिलिटी ब्लॉक डायग्राम, ये हमने नहीं पढ़ा। स्टैब्लिश इक्विपमेंट क्रिटिकली, ये भी नहीं पढ़ा, हमने FMEA पढ़ा हुआ है। तो बकायदा उसका FMEA परफॉर्म करते हैं और क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि हमारा जो काम चल रहा है वो एज़ पर रिक्वायरमेंट है भी क्या नहीं। उसके लिए हम रिलायबिलिटी टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्ट्स तो बना रही, लेकिन उसको 10 पार्ट बनाने चाहिए और वो बना रही 8 पार्ट्स, तो क्या उसकी वो रिलायबल अभी बिल्कुल एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा। इसी तरह रिलायबल से मुराद कि अगर आपको पता है कि अगर आपका लोड बढ़ जाएगा किसी दिन, तो क्या वो उस लोड को टैकल करने के लिए काफ़ी है भी क्या नहीं, रिलायबल है भी क्या नहीं, तो उसको वगैरह टेस्ट करते हैं। वो दूसरे स्टेज में आता है। तीसरे स्टेज में फिर आप डिसीजन लेते हो कि अगर आपको जो ये है, अगर ये सही है मेजर, अगर चीज़ ज़्यादा ख़राब है,
अगर ख़राब है तो आप फिर आगे नीचे जाते हो, अगर ख़राब नहीं है तो यूज़ करेक्टिव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और रीडिज़ाइन। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये टेस्ट परफॉर्म किया, अगर टेस्ट सही निकला, मतलब यस टेस्ट सही निकला, फिर आप और मेथड पे जाते हो इसको चेक करने के लिए। लेकिन अगर टेस्ट सही नहीं हुआ, कोई चीज़ ख़राब है, आपके जो पार्ट्स सही नहीं बन रहे, तो आप कोई प्रिवेंटिव एक्शन या मेंटेनेंस या रीडिज़ाइन दोबारा करते हो ताकि हमारे पास ये सही से पार्ट बनाना शुरू कर दिया, हमें मेंटेनेंस करते हो बाकायदा। और अगर ये टेस्ट हमारा क्लियर हो गया FMEA का, फिर हम मेजर मेथड पे आते हैं। कुछ पैरामीटर मेजर करते हैं, कुछ टेक्निक्स लगाते हैं, कुछ लोकेशन मेजर करते हैं। तो सिंपल ये थ्योरी टाइप चीज़ें ही हैं। और रिव्यूज़ वगैरह ले रहे होते हैं दूसरों से, टास्क कर रहे होते हैं, क्रिटिकल अलार्म वगैरह चेक करते हैं, मतलब जितनी भी काफ़ी चीज़ें हैं ना वो सारे इसके अंदर देख रहे होते हैं। फिर आता है डेटा कलेक्शन एनालिसिस। डेटा कलेक्शन करते हैं, ये बकायदा चेक करते हैं कि पंप जो है वो उसको कितने बार प्रेशर देना चाहिए था और कितने बार पंप दे रहा है। इस तरह हीट एक्सचेंजर है, उसका आउटलेट का टेम्परेचर नोट कर लेंगे कि टेम्परेचर इनलेट आउटलेट का सही भी है कि नहीं, और अगर टेम्परेचर किसी मखसूस रेंज से ऊपर निकल जाए तो अलार्म चल भी रहा है कि नहीं। अगर ये सारा टेस्ट सही जा रहा है तो हम आगे जाते हैं, अगर सारा टेस्ट सही नहीं जा रहा तो हम बोलते हैं कि आपका जो सेफ़ एंड हेल्थ इन्वायरमेंट है, जो HSC का जो इन्वायरमेंट है, क्या उसके पैरामीटर को फुलफ़िल कर भी रहा है कि नहीं। अगर फुलफ़िल कर रहा है तो सही है, आप दोबारा मेजरमेंट लोगे। अगर फुलफ़िल नहीं कर रहा तो आपको डायग्नोस करना पड़ेगा उसको दोबारा। डायग्नोस करोगे और डायग्नोस अगर कम है तो आप उसको सही से कम लेवल पर डायग्नोस करोगे। अगर डायग्नोस करना ज़्यादा है तो फिर नीचे आए तो आप रिक्वायर्ड मेंटेनेंस एक्शन लोगे, उसके अंदर मेंटेनेंस परफॉर्म करोगे। पूरा प्रोसेस करने के बाद फिर आप इसके अंदर फीडबैक दोगे और आपका रिव्यू होगा। ये सिंपल थ्योरी है, ये इसमें पूरा प्रोसेस बताया हुआ कि पहले मशीन चेक करते हो ऊपर से ही, अगर सही है तो ठीक, फिर आप बाकायदा उसको FMEA परफॉर्म करते हो। FMEA ख़राब निकला तो आप उसकी मेंटेनेंस करते हो, सही है तो फिर आगे आप उसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हो, उसका कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हो, फिर मेजरमेंट लेते हो, वो भी सही है, फिर आप डेटा की मेजरमेंट लेते हो कि आपकी जो प्रेशर इनलेट प्रेशर आउटलेट टेम्परेचर इनलेट टेम्परेचर आउटलेट को सही भी है कि नहीं। फिर आप ये सही तो फिर आप HSC पे जाते हो कि जो हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट है वो सही जा भी रहा है कि नहीं, आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड है कि नहीं, वो देखते हो। फिर अगर आपको कोई डायग्नोस मिल जाए तो उसको डायग्नोस को सही करते हो और फिर आखिर में आप रिपोर्ट बना लेते हो, रिव्यू करते हो। जब ये पूरा एक्शन परफॉर्म करते हो ना, फिर दोबारा आप रिव्यू करते हो, शुरू से दोबारा चेक करते हो, ये सारा प्रोसेस दोबारा चलता है। अच्छा, ये रिपोर्टिंग मतलब वही है कि आपको कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो आपको अपने से ऊपर आकर रिपोर्ट कर देना है, ये रिपोर्टिंग का मतलब है। सेटिंग एंड मेजरिंग अलार्म, बेसिकली आपको कुछ हिंट्स दिए जा रहे हैं कि आपको कैसे मेंटेनेंस अच्छी कर सकते हो। रिपोर्टिंग करनी चाहिए आपको बाकायदा, कोई चीज़ ख़राब हो तो फ़ौरन उसको रिपोर्ट करो। इस तरह आपको जो मेजरिंग अलार्म वगैरह हैं वो बाकायदा सही होने चाहिए डेटा के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल आपका टेम्परेचर जो है वो 50 से ऊपर नहीं निकलना चाहिए पंप का, अगर वो निकल जाता है आपको बस अलार्म है वो पहले कर देना चाहिए। और आपका प्रेशर फॉर एग्जाम्पल 50 बार से ऊपर नहीं जाना चाहिए, एक हाई प्रेशर पंप है तो उसका प्रेशर जैसे 50 बार तक पहुँचेगा आपका अलार्म जब बच जाना चाहिए। तो ये अलार्म भी एक अच्छी अप्रोच होती है मेंटेनेंस को सही करने के लिए। रिकमेंडेशन करनी चाहिए वगैरह, कोई चीज़ ख़राब हो तो उसके अंदर क्या चीज़ नहीं लाई जाएगी, रिकमेंडेशन आपको देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पंप है, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर की फ्लक्चुएशन होती है पंप के अंदर, तो आपको उसके अंदर प्रेशर वेसल लगाना चाहिए ताकि पंप की फ्लक्चुएशन ना हो, प्रेशर फ्लक्चुएशन ना हो। इस तरह पंप अगर हाई टेम्परेचर पे काम कर रहा है तो आपको उसके अंदर फ्लैश टैंक लगाना चाहिए या उसके अंदर आपको फ्लैश पंप लगाना चाहिए मैकेनिकल सील के लिए, ताकि आपके पास वो जो है वो सही तरह काम करे, उसकी मैकेनिकल फील्ड डैमेज ना हो। तो रिकमेंडेशन आपको बकायदा जो दोस्त आपको करनी चाहिए इसके अंदर। इस तरह वो बोलेगा जो भी चीज़ आप रिकमेंड करोगे ना, इसको ज़रूरी नहीं कि पहली बारी में आपकी सही चीज़ चल जाए। जो चीज़ रिकमेंड करते हो क्या पता वो कुछ टाइम ले, ये शुरू में आपने रिकमेंडेशन की है वो सही तरह काम ना करे, तो आपको इसके अंदर हिट एंड ट्रायल करने पड़ते हैं, वो बात देखी है। डोंट जस्ट लुक फॉर द फॉल्ट्स, सिर्फ फॉल्ट्स पर देखो, आप एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने को भी देखो। अमूमन होता है कि हम सिर्फ फॉल्ट्स को देख रहे होते हैं, लेकिन हमें एफिशिएंसी जो इंक्रीज़ होगी ना वो भी देखना पड़ता है कि एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, और उसके जो फॉल्ट हुआ है तो क्यों हुआ है, उसके रूट कॉज तक जाना पड़ेगा कि बेसिकली फॉल्ट हुआ तो हुआ कैसे, रूट कॉज तक जाओ, ये बोला हुआ है स्लाइड में। रिपोर्ट यूर सक्सेसेस, कोई भी चीज़ ख़राब मिले तो उसको ऊपर आप रिपोर्ट करो बाकायदा, और हर चीज़ को डॉक्यूमेंटेशन में रिपोर्ट करो, डॉक्यूमेंटेशन में सेव करते रहो। फेलियर्स ऑफ कंडीशन मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स, अच्छा कंडीशन मॉनिटरिंग प्रोग्राम अंदर फेल क्यों होते हैं?
उसकी ये स्ट्रेटजी नहीं होती, कमिटमेंट नहीं होती, पीपल सही नहीं बैठे होते, पूरा एग्जीक्यूशन होती है, ऊपर तक बात सही पहुँचाई नहीं जा रही होती, फाइनेंशियल बेनिफिट है, सही से पीछे बजट नहीं आ रहा, या फिर आपके पास जो शॉप है उसके वर्कर सही नहीं है, शॉर्ट लीड टाइम है, कैलेंडर बेस्ड नोट कंडीशन बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल आपको जो टाइम दिया हुआ है एक महीने बाद करनी है, उसके 1 महीने बाद नहीं कर रहा, बोले जब तक ख़राब हो तब तक नहीं करेंगे, तो ये कंडीशन में कुछ फेलियर हैं जो कि हम नहीं करते, तो फिर हमारे ये फेलियर अक्सर हो रहे होते हैं। और ये सिंपल सा कंक्लूजन है। तो ये तब मुश्किल नहीं है, आसान ही है, तब क्या पढ़ाएँ। अच्छा, लास्ट हमारे पास ये है बात स्टब कर्व। ये ना हमारे पास बेसिकली जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं ना उनकी बिहेवियर को शो कर रहा होता है। जब भी आपका इक्विपमेंट नया नया आता है ना कंपनी में, तो उसका फॉर एग्जाम्पल हम टूल्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मेरे वर्किंग टूल है, वो टूल को मैंने मशीन में रन किया, तो जैसे शुरू में टूल रन होता है ना, तो उसका वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा होता है शुरू में। ये वो बता रहा है कि शुरू में जब रनिंग होती है ना उसकी, शुरू में रनिंग बहुत जब होती है तो उसका वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है। जब चलता है ना थोड़ी देर तक, फॉर एग्जाम्पल एक हफ्ता हो गया, उसके बाद जब चलाते हैं उसको, तो फिर वो नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है और उसके अंदर वेयर एंड टेयर कम होता है, फेलियर के चांसेस कम होते हैं। फिर किसी अर्से बाद जाके उसके अंदर वेयर एंड टेयर हो रहा होता है। तो बेसिकली ये फेज़ है किसी मशीन का, या प्रोबेबिलिटी फेलियर को बोलते हैं, बात टब कर्व बोलते हैं इसको, कि शुरू में फेलियर के चांसेस ज़्यादा है, फेलियर होता है, सही है, प्रोबेबिलिटी आपकी कम होती है, गिर रही होती है, शुरू में रन होता है, फिर आपकी जो टाइम के साथ साथ प्रोबेबिलिटी सेम रहती है, फिर आपके पास वेयर होना शुरू हो जाता है। ये इसको बाथ टब बोल रहे होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के बाथ टब और भी होते हैं, ये डिपेंड करते हैं मशीन के बिहेवियर पे। कुछ बाथ टब ये हैं कि भाई वो ऐसे हैं, शुरू में फेल हो गए, बाद में फिर फेल हो गए, इनिशियली कॉन्स्टेंट जा रहे होते हैं, ऐसे फेल हुए। इसमें क्या है कि आपके पास ये आपका जो वर्क है ऐसे चल रहा होता है। इस वाले में फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं, इसमें कम है, इसमें बहुत कम है। इस तरह इसकी बात करें कि शुरू में देखो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी फेल होने की, ऐसे ऐसे प्रोबेबिलिटी बढ़ी और प्रोबेबिलिटी फिर कॉन्स्टेंट होगी, फिर बाद में फेल नहीं होगा ये। इस तरह इसमें प्रोबेबिलिटी सेम रहती है फेलियर की। इसमें शुरू में प्रोबेबिलिटी कम होती है, फिर बाद में आपकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है, प्रोबेबिलिटी आपकी सेम रहती है, जिसमें फेलियर नहीं कॉज नहीं हो रहा होता। अगर आपका कॉज है कि आपके पास एक्सीडेंट पर मिलियन टेक आवर्स है, आपके पास एक्सीडेंट शुरू में ज़्यादा होते हैं क्योंकि ट्रेनिंग सही नहीं हुई होती, फिर ट्रेनिंग हो रही होती है, फिर एक्सीडेंट के साथ थोड़े एक्सीडेंट आपके कम हो जाते हैं। तो उसका एक ग्राफ बनाया हुआ है कि एक्सपीरियंस के साथ आपके जो एक्सीडेंट होता है वो थोड़े कम होने लग जाए।